हर हर महादेव सती। आप सभी का अपने चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम का 42 भाग। जिंदगी ने अपने लिए नूडल्स बाउल में निकला और उस लेकर जैसे ही मुड़ने को हुई तब तक साहिर ने अंदर जाकर जिंदगी के कानों के पास धीरे से आवाज कील पर अपनी बातों में मग्न जिंदगी को जैसे ही इस चीज का एहसास हुआ वह इतनी जोर से चीखी जैसे कि राणा मेंशन में भूकंप आ गया हो। और इस भूकंप का पहला झटका सबसे पहले जिंदगी को अपने पैरों के पास ही महसूस हुआ, क्योंकि हाथ से बाउल छूटकर नीचे गिर पड़ा। थाल पूरा नूडल्स नीचे फर्श पर बिखर पड़ा था। एल जमीन पर गिरते ही गर्मा गर्म नूडल्स के छींटे पैर पर पड़े और उसी के साथ पूरे किचन में जिंदगी की उछल कूद शुरू हो गई। अरे मम्मी, कोई तो बचा लोल। भगवान जाने पर जलने के कारण चिल्ला रही थी या फिर साहिर की हरकत से डरकर। अचानक कोई इस हादसे के कारण जिंदगी का छोटा सा दिमाग कुछ सोचने समझने लायक नहीं बचा था। एल पर उसकी इस हरकत ने साहिर के होश जरूर उड़ा दिए। थेल पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। नीचे गिरे बाउल को देखकर यही लगा कि बाउल सीधे पैर पर जा गिरा है। चोट तो लगी है, साथ में जला भी होगा। एल अब तो अपनी इस हरकत पर अफसोस होने लगा। एल, अरे क्या हुआ, मुझे देखने तो दोल। साहिर ने आगे बढ़कर जिंदगी का हाथ पकड़ा। साहिर के छूने पर जिंदगी बिल्कुल चुप हो गई। एल अचानक से दिमाग में ख्याल आया कि उसे किसी भूत ने नहीं डराया, बल्कि ये नायब काम करने वाले साहिर सिंह राणा थेल पर वह क्या जिंदगी के लिए किसी जीते जागते भूत से कम थे। अब तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। एल बिल्कुल सदमे जैसी हालत हो गई थी। एल जिंदगी को चुप, बिल्कुल शॉक्ड अपनी तरफ देखा हुआ पाकर एक पल के लिए तो साहिर भी घबरा गया। थाल पर अपनी घबराहट छुपाते हुए जिंदगी को लेकर किचन में लगे हुए ही टेबल तक आया और उसके लिए कुर्सी आगे कील, बैठो एल। जिंदगी कुर्सी पर बैठ गई और अपने पैरों की तरफ देखने लगी। एल साहिर झुककर जिंदगी के पैरों को देख रहा था तो जिंदगी की नजरें साहिर के चेहरे पर जमी हुई थीं। एल जिंदगी का दिल तो धक से रह गया था। यह कब आए, कहीं इन्होंने हम लोगों की सारी बातें तो सुन नहीं ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सुन लिए होते तो कुछ ना कुछ बोलते जरूर। पर क्या पता, अभी जले हुए पैर को देखकर किसी और दिन बोलने के लिए बचा रखा होल कैसे पूछूं। शेर के दांत गिनने के लिए उसके मुंह में हाथ डाले कौन। अब ना कुछ बोलते बन रहा था और नहीं चिल्लाते। चुपचाप अपने पैरों की तरफ देख रही थी, जहां पर कि कहीं कहीं नूडल्स चिपके हुए थे। एल तब तक साहिर की नज़र उसके पैरों पर पड़ चुकी थील। भगवान का शुक्र था कि पैर जला नहीं था, लेकिन फिर भी जाने साहिर को क्या सूझा कि उसने जिंदगी को अपनी बाहों में उठाया और उसी तरह से लेकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। जिंदगी चुपचाप साहिल के चेहरे की तरफ देख रही थी। क्या हुआ, ज्यादा जलन हो रही है? साहिर ने पूछा। जिंदगी कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने अपनी पलकें झुका लील। साहिर ने ले जाकर जिंदगी को सीधे वॉशरूम के सामने खड़ा किया। एल, पैर पर ठंडा पानी डालोल, आराम मिलेगा। जिंदगी का मन तो अपनी ही उलझन में उलझा हुआ था कि कहीं राणा सा ने उसकी बात तो नहीं सुन ली। अब वो उनको गुस्सा करने का कोई भी मौका देना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप जैसे साहिर कहते जा रहा था वैसे करते जा रही थी। जबकि जलन तो बहुत दूर की बात थी, उसे अब कुछ सिर्फ भी अलग नहीं महसूस हो रहा था। इस वक्त जिंदगी ने एक लॉन्ग फ्रॉक पहन रखी थी। यहाँ आने के बाद तो उसे अपनी जिंदगी जीने की पूरी आज़ादी मिल चुकी थी। एल जो मर्जी आए वह कपड़े पहन रही थी। साहिर ने भी उसे लहंगा और सूट्स से अलग फ्रॉक वगैरह में देखा तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि शुरू से ही उसे जिंदगी की ड्रेस से लेकर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्शन तो जानवी जी के होते थे। एल और जानवी जी के डर से जिंदगी ने कभी भी फैशन के पीछे एक फटी जीन्स तक नहीं खरीदी थी। पर फिर भी साहिर की शांत तबीयत को देखते हुए उसने अपने सिलेक्टेड कपड़ों में से भी सिलेक्टेड कपड़े निकाले थे। एल साहिर ने बहुत सावधानी के साथ उसका हाथ पकड़ा और वॉशरूम से बाहर लेकर आया और तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स से क्रीम निकालकर खुद उसके पैरों में लगाने के लिए हाथ बढ़ाएं कि जिंदगी ने बीच में ही हाथ पकड़ लिया। जिंदगी का रिएक्शन समझकर साहिर ने अफसोस से सर हिलाते हुए जिंदगी की तरफ देखा। यह क्या बेवकूफ़ वाली हरकत है जिंदगी। राणा सा पैर नहीं छू रहा तुम्हारे, बस क्रीम लगाना है। एल, रहने दीजिए। राणा सा एल, इतना भी नहीं जला। एल, साहिर की फिक्र देखकर जिंदगी तेजी से बोली। अरे कैसे नहीं जला, देख रही हो पूरा पैर लाल हुआ पड़ा है।
साहिल ने कुछ हैरानी कुछ असमंजस से उसकी तरफ देखा। एल, सही कह रही हूं मैं, एल ज्यादा नहीं जलाल। अब बेचारी क्या बताती कि यह उजले पैर गर्म नूडल्स से जलने के कारण लाल नहीं हुए, बल्कि पिछले 5 मिनट से जो ठंडे पानी के नीचे थे उसके कारण बिल्कुल लाल हुए थे। एल, तो फिर इतना चिल्ला क्यों रही थी? साहिर ने पूछा। जिंदगी ने अपनी आंखें बंद करते हुए जीभ दांतों तले दबा ली। पता है तुम्हें मैं कितना डर गया था? साहिर ने वापस क्रीम का ढक्कन लगाते हुए पूछा। डर तो मैं गई थी एल, जिंदगी मुंह बनाते हुए बोली। तुम डर गई थी लक्ष्यों? ऐसा भी भला कोई करता है क्या? अच्छे खासे इंसान के पीछे जाकर जिन्न की तरह खड़े हो जाओ तो इंसान डरेगा? हील, जिंदगी तेजी में बोली। जिन्न? वापस दराज में फर्स्ट एड बॉक्स रखता हुआ साहिर झटके से पीछे मुड़ा। एल, जिंदगी ने फिर अपनी आंखें बंद कर लील। चोट पैरों में लगी है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छे खासे आदमी को जिन बना रही हूं, तब तो इन्होंने पक्का मेरे पीछे ही चिपक जाना है। एल, जिंदगी ने हल्के से एक आंख खोलकर साहिर की तरफ देखा, जो कि अफसोस से सर हिलाते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गया था। वैसे राणा सा, आज आपको कुछ जल्दी नहीं आ गए हैं? साहिर को अपने कपड़े निकालते हुए देखकर जिंदगी तेजी से बिस्तर से उतरकर अलमारी के पास खड़ी हुई। एल, जिंदगी को खड़ा देखकर साहिर किनारे हो गया। वैसे तो जिंदगी से शादी से पहले साहिर अपने यह सारे काम खुद से करना पसंद करता था, लेकिन जब शादी के बाद उसने खुद जिंदगी को आगे बढ़कर इन सब चीज़ों को संभालते हुए देखा तो पूरी तरह से इन कामों को करना छोड़ दिया। थाल एक अच्छी और समझदार भी बनने के चक्कर में जिंदगी को समझ में नहीं आ रहा था और वह साहिर की आदतें बिगाड़ती जा रही थी। एल और राणा सा जिंदगी को सुधारने के चक्कर में खुद अनजाने में बिगड़ रहे थे। एल, जिंदगी ने तुरंत उसके कपड़े निकाल दिए। एल, क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? जिंदगी के हाथों से कपड़े लेते हुए साहिर ने पूछा। एल कुछ गुस्सा और कुछ नागवारी के साथ साहिर के नाक सिकुड़ गए थे, जिसके लिए वह घर जल्दी आया था। वहीं उसे घर जल्दी आने का कारण पूछ रही थी। जिंदगी ने जाते जाते जो अर्जुन से बताया थाल, वह अर्जुन के लिए काफ़ी परेशान करने वाला था। इस समय अभिज्ञा की शादी को लेकर प्रेम की दौड़ भाग को वो देख रहा था और दूसरे में साहिर के यहाँ न होने के कारण अपने ऊपर काम का दबाव भी महसूस कर रहा था। ऐसे में अर्पिता के लिए समय निकालना या फिर अर्पिता से इस मैटर पर बात करके प्रेम से कुछ कहना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। वह चुपचाप साहिर के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में डर भी रहा था कि कहीं प्रेम उसका रिश्ता पक्का न कर दे। एल, क्योंकि हर रोज कोई न कोई अर्जुन और सत्यम की शादी को लेकर राणा पैलेस में पहुंचा ही रहता था। एल, एक बार जो घर से बात निकल गई थी कि दोनों लड़कों की शादी करनी, हैल घरवालों से ज्यादा रिश्तेदारों को फिक्र हो चुकी थी। एल, अभिज्ञा की शादी के लिए लड़कों की कमी नहीं थी, बल्कि प्रेम अपने पास के रिश्तों में सबसे बेस्ट चुन रहा था और इसमें उसके पास ऑप्शन था। उसे जो पसंद होता वह उन्हें से अपनी बेटी शादी की बात आगे बढ़ाता। पर अर्जुन और सत्यम को लेकर उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ी हुई थी। एल, हर शाम को घर पहुंचते ही कोई न कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के साथ लड़की की तस्वीर और जन्म कुंडली के साथ मौजूद होता था। सारे रिश्तेदार अपने ही थे, किसी एक का बताया हुआ रिश्ता चुनकर दूसरे को नाराज करना भी सही नहीं था। एल, ऐसे में प्रेम के लिए भी फैसला लेना मुश्किल हो रहा था एल, जबकि सत्यम ने तो पूरी तरह से फैसला प्रेम के ऊपर ही छोड़ दिया था और अर्जुन के सारे अधिकार तो पहले से ही प्रेम के पास थे। सिचुएशन धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। अगर एक बार रिश्ता पक्का हो जाता तो फिर पीछे पर हटने का मतलब नहीं बनता। थाल, अर्जुन को भले ही और सारी चीज़ परेशान नहीं करती हो, पर अर्पिता के साथ अपने रिश्ते की उलझन बहुत परेशान कर रही थी और इसी में कई सारे काम उसके हाथ से गड़बड़ गड़बड़ हो रहे थे। लगड़बड़ कामों को तो अर्पिता संभाल भी ले रही थी, लेकिन अपने दिल को वह कैसे संभालता, और सबसे तो दोनों तरफ को देखने के चक्कर में उसके रिश्ते भी उलझ रहे थे। सबसे पहले यह लड़की इतनी मुश्किल क्यों है? सामने से इतने सारे ग्रीन सिग्नल क्लियर लाइन देता हूं, फिर भी नहीं समझती या फिर समझकर समझना नहीं चाहती। एल, आंखों पर तो चश्मा भी नहीं है, जो कि मैं सोचूं कि इसे दिखाई नहीं पड़ता। दिमाग की इतनी तेज है कि जितेंद्र काकोसा के डिक्टेशन भी समझ जाती है, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं समझती? अर्जुन ने अर्पिता की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा।
इतने सिग्नल पर तो कोई भी लड़की अब तक खुद आगे बढ़ाकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर चुकी रहती। पता नहीं इन मैडम को कौन से रियासत का राजकुमार चाहिए, जो कि प्रतापगढ़ के इस राजकुमार के ऊपर इनकी नज़र नहीं जाती। अर्जुन ने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कहाल पर जाने यह लड़की किस मिट्टी की बनी हुई थी, जिसे अर्जुन का इतना एफर्ट दिखाई नहीं पड़ता था। एल भाई ने ठीक ही कहा था कि यह लड़की और लड़कियों से अलग है, इसके साथ फ्लर्ट मत करना। एल पर मैं फ्लर्ट कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सीधे सीधे शादी करना चाहता हूँ एल पर। यह लड़की उसे चीज़ को भी समझ नहीं रही। एल कैसे समझाऊँ, इससे पहले कि मेरी नया डूब जाए भाई, जल्दी से आजाल। अर्जुन ने अपने मन में ही साहिर को पुकाराल, पर वह जानता था कि साहिर का इतना जल्दी आना संभव नहीं है। एल रिश्ते पहले उलझ जाएं, उसके पहले ही वह उनको सुलझाना चाहता था। इसलिए काम के ही बीच में उसने एक दिन अर्पिता से बात करने के लिए सोचाल। आज शाम को तुम फ्री हो? अर्जुन ने अर्पिता से पूछा। एल जो कि उसके ही केबिन में बैठी हुई ऑफिस का काम कर रही थी। एल, कुछ जरूरी काम है क्या सर? अर्पिता ने अपना सर उठाया। दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी काम इंसान का सांस लेना होता है। मेरे लिए तुम मेरी सांस बन चुकी हो और तुम्हें इन कामों से सांस लेने की फुर्सत नहीं है। एल, जरूरी काम नहीं होता तो क्यों पूछता? अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहाल, बोलिए, मैं करके जाऊंगी एल। हाय रे, ये मासूमियत, इस मासूमियत पर कहीं मैं मर ना जाऊं। लिख दूं किताबें तेरी मासूमियत पर, फिर डर लगता है कहीं हर कोई तेरा तलबगार ना हो जाए। अर्जुन ने अफसोस से अपने मन में सोचाल। इस लड़की को इतना भी समझ में नहीं आया था कि अर्जुन ऑफिस टाइम के बाद उसे बाहर डेट पर लेकर जाने के लिए पूछ रहा था। एल, वह यहाँ नहीं करना है। एल मतलब यहाँ से बाहर। मैं ऑफिस टाइम के बाद बाहर जाने के लिए पूछ रहा था। अर्जुन अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए अर्पिता के सामने आयाल। क्यों, ऑफिस के बाद कोई मीटिंग है क्या? अर्पिता ने शेड्यूल चेक करते हुए पूछाल। अर्जुन कुछ नहीं बोला। एल, सर, आज तो कोई भी मीटिंग नहीं है एल। अर्पिता ने तुरंत अर्जुन का शेड्यूल देखकर बताया। एल, पता है मुझे, अर्जुन कुढ़ते हुए बोला। एल, तो फिर? अर्पिता सवलिया निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी, जबकि अर्जुन अपने हाथों में अपना पैन फंसाए हुए उसे बेचैनी से नचा रहा था। हे भगवान, मुझे कुछ तो रास्ता सुझाल। मैं क्या करूं? स्कूल टाइम से लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों के प्रपोजल मैंने सुनी और उन्हें ईजी से हैंडल करते हुए किनारे किया, पर आज जब खुद प्रपोज करने की बारी आई है तो हाथों में पसीना आ रहा है। अभी दूसरे को सजेशन देना हो तो न जाने कितने सारे आइडियाज़ दिमाग में चले आएंगे, लेकिन अपनी बारी में सब गायब हो गए हैं। एल, यहाँ तो डेट पर ले जाने के लिए एक बहाना भी नहीं सूझ रहा। हैल लग रहा है कि दिल तो दिल, दिमाग पर भी इस लड़की ने अपना कब्जा जमा लिया है। एल, अर्जुन इधर उधर देखते हुए सोच रहा था, क्या अर्जुन अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।